हेलो दोस्तों, मैं शिल्पी शर्मा स्वागत करती हूँ कृष्णा एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ईंधन। रीट के एग्जाम में एक चैप्टर दे रखा है ईंधन, और उसी चैप्टर को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहली बात, ईंधन है क्या? तो बहुत ही सिंपल इसका आंसर है, वे पदार्थ जो जलने पर ऊष्मा देते हैं, हीट देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं ईंधन। आप सभी जानते हैं जैसे कोयला है, कोयला जब जलता है तो वो हमें प्रकाश के साथ ऊष्मा भी देता है। पेट्रोल है, पेट्रोल हमें हीट देता है। तो ऐसे पदार्थ जो जलने पर ऊष्मा देते हो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हम ईंधन। अब ईंधन में बहुत सारे फैक्ट हैं, उन्हें पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि एक अच्छे ईंधन की विशेषता क्या होती है। आप सभी जानते हैं, हम चाहे लकड़ी के रूप में ईंधन घर में लेकर आएं, चूल्हा जलाने के लिए, अंगीठी जलाने के लिए कोयला लेकर आएं, या फिर विभिन्न प्रकार के उपयोग के लिए हम केरोसिन लेकर आएं या पेट्रोल लेकर आएं, हम सभी ये चाहते हैं कि जो भी ईंधन हम लेकर आते हैं वो सभी ईंधन जो है जलने पर बहुत ज़्यादा ऊष्मीय मान देने चाहिए। ऊष्मीय मान का मतलब हुआ जो हीट की जो वैल्यू है वो वैल्यू बहुत ज़्यादा होनी चाहिए जो हम चाहते हैं। और दूसरी बात, जब उस ईंधन को हम जलाएं और उसके बाद में जो अवशिष्ट है, जो कचरा है, वो नहीं बचना चाहिए। ये दो ही मुख्य विशेषता एक अच्छे ईंधन की होती है। जैसे अगर हम कोयला लेते हैं, अगर हम कोयला को जलाते हैं तो उसमें जो हीट है, हालांकि सबसे ज़्यादा उसकी हीट नहीं है, लेकिन हाँ जो वो हीट देता है वो ठीक है, लेकिन उसके बाद जब हम उसे जलाते हैं तो उसका अवशिष्ट बच जाता है जो कि हमारे लिए इतना लाभदायक नहीं होता है। राख बचती है, वो राख कोई ऐसे हमारे लिए काम में नहीं आती है। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य यही है कि वे ईंधन जो जलने पर बहुत कम अवशिष्ट निकालते हो या फिर ना के बराबर अवशिष्ट निकालते हो। दूसरी बात, जिनका ऊष्मीय मान या जिनकी ऊष्मीय जो पहलू है वो बहुत ज़्यादा हो, वो ही एक अच्छे ईंधन की विशेषता लिए हुए होती है। तो ये हमने स्टार्ट करा, और आइए अब हम पढ़ लेते हैं इसको। देखिएगा कि बात आई ईंधन की, तो ईंधन किसे कहते हैं ये पहले ही मैंने आपको बता दिया है कि ऐसे पदार्थ जो जलने पर ऊष्मा देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं। समझ में आपको आ गया? दूसरी बात, एक अच्छे ईंधन के गुण क्या हैं वो मैंने बता दिया। हीट वैल्यू अधिक होनी चाहिए, और दूसरा जलाने पर कम अवशिष्ट निकलना चाहिए। तो सबसे पहले तो जो मैंने आपको समझाया आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपनी कॉपी में इसे लिखेंगे। आगे हम चलते हैं फिर नई स्लाइड की तरफ। चलिए, ये तो हुआ ईंधन और एक अच्छे ईंधन की विशेषता क्या होनी चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं कि ईंधन के प्रकार कौन कौन से मुख्य प्रकार के ईंधन हैं, किस किस फॉर्म में हमें ईंधन मिल जाता है, तो वो हो गया ईंधन के प्रकार। आप किसी भी ईंधन को मुख्य तौर पर 3 फॉर्म में देखोगे, ठोस ईंधन, द्रव ईंधन और गैस ईंधन। आप सभी जानते हैं। अगर हम बात करते हैं ठोस ईंधन की, तो ठोस ईंधन क्या होता है? ऐसा ईंधन जो ठोस रूप से पाया जाता हो, जैसे लकड़ी हुआ, ठीक है ना, कोयला हुआ, तो चारकोल लकड़ी हुआ, कोयला हुआ, तो ऐसे ईंधन जो ठोस रूप में पाए जाते हैं। तो अगर आपसे बात करें तो ठोस रूप में पाए जाने वाला ईंधन, ठोस रूप में पाए जाने वाला ईंधन, हमने एग्जाम्पल क्या पढ़ा? एग्जाम्पल हमारा है कोयला। आप सभी जानते हैं कोयला जो है वो ठोस ईंधन के अंतर्गत आता है। कोयला हो गया या फिर आपकी हो गई लकड़ी। तो ये सभी जो ईंधन है ये है ठोस ईंधन। अगर द्रव ईंधन की बात करें तो ऐसे ईंधन जो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं द्रव ईंधन। तो ऐसे ईंधन जो तरल अवस्था में पाए जाते हैं,
ऐसे ईंधन जो तरल अवस्था में पाए जाते हैं, ऐसे ईंधन जो तरल अवस्था में पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं द्रव ईंधन। अब द्रव जो ईंधन है उसका कौन कौन से एग्जाम्पल है आइए देखते हैं। तो आप सभी जानते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं पेट्रोलियम, पेट्रोलियम जो है ये क्या है, द्रव ईंधन का रूप है। केरोसिन, केरोसिन भी क्या है, द्रव ईंधन का रूप है, आदि और भी हैं। तो मुख्य तौर पर जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताए हैं ये सभी द्रव ईंधन का पदार्थ है। एग्जाम्पल है पेट्रोलियम और केरोसिन। आगे बढ़ते हैं और अगला जो ईंधन का फॉर्म है या टाइप है वो है गैस ईंधन। तो ऐसे ईंधन जो गैस के फॉर्म में पाए जाते हैं उन्हें हम गैसीय ईंधन कहते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है, एक गैसीय ईंधन का पदार्थ, एक प्रकार है। अब अगर हम बात करते हैं एलपीजी की, हमारे सभी के घरों में एलपीजी सिलेंडर यूज में आता है। अब अगर कोई पूछे कि एलपीजी किस फॉर्म में, तो ध्यान रखिएगा जब एलपीजी हमारे घर पे सिलेंडर के रूप में आता है तो सिलेंडर में तो वो द्रव रूप से भरा होता है, ठीक है ना, लिक्विड फॉर्म में भरा होता है, एक लिक्विड है। लेकिन जब हम उसे हमारे जलाने में या कोई बर्तन गर्म करने में, खाना पकाने में यूज में लेते हैं तो उस तरल जो ईंधन है वो जैसे ही उसके ऊपर दाब कम होता है तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। आपने देखा होगा ना भाई, हम उसका नाम तो है एलपीजी है ना, लेकिन लिक्विड वाली गैस, लेकिन अगर हम उसको जलाते हैं तो क्या होता है, गैस के रूप में निकलता है। और गैस जो है वो कब गैस के फॉर्म में आती है, लिक्विड, जब उसके ऊपर हम दाब क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। किसी भी गैस को अगर हमें लिक्विड फॉर्म में रखना है और उसका कलर जानना है, ध्यान रखिएगा कलर भी जानना है, तो हमें क्या करना होगा, उस गैस को उसके उचित द्रव्यमान पर या उसके उचित दाब पर उसे दबाया जाता है और उस प्रेशर के बाद ही वो लिक्विड बन जाती है और लिक्विड के साथ हम उसका कलर भी जान जाते हैं। ओके, तो वही बात है गैस ईंधन। तो मैं यहाँ पर आपके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल ले रही हूँ हाइड्रोजन। हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन के बारे में। सबसे अच्छा अगर गैसीय ईंधन की बात करें या ओवरऑल ईंधन की बात करें तो हाइड्रोजन जो ईंधन है ये सबसे बेस्ट है, दी बेस्ट है। क्यों बेस्ट है, क्योंकि इस ईंधन का ऊष्मीय मान शून्य होता है। दूसरी बात, जब हाइड्रोजन को जलाते हैं तो इसका जो इसका ऊष्मीय मान बहुत ज्यादा होता है। कितना होता है, लगभग 1.5 किलो जूल पर केजी। हम आगे पढ़ेंगे, सबसे ज्यादा 1.5 लाख जो है इसका ऊष्मीय मान होता है। दूसरी बात, जब हाइड्रोजन को जलाते हैं और जलाने के बाद अगर अवशिष्ट की बात करते हैं तो अवशिष्ट बिल्कुल नहीं बचता है। हाइड्रोजन को जलाते हैं तो पानी के फॉर्म में वो बचता है और वो हमारे लिए किसी भी प्रकार से हानिकारक नहीं होता है। तो 3 गुण लिए हुए है। सबसे ज्यादा ऊष्मीय मान है 1.5 लाख किलो जूल पर केजी। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं जलाने के बाद कोई भी जलाने के बाद कोई भी अवशिष्ट नहीं रहता है। लेकिन इसकी एक जो है सबसे नेगेटिव अगर हम बात करते हैं कि इतना ज़्यादा ऊष्मीय मान होने की वजह से इसके केयर की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर विस्फोट हो जाता है तो बहुत ज़्यादा जो है हानि का सामना करना पड़ता है। तो ठीक है, हम पढ़ते हैं अभी इसके बारे में। तो अभी मेरा यहाँ पर जो पढ़ाने का मकसद था, ईंधन के हम प्रकार चल रहे थे और इसमें ठोस ईंधन है, द्रव ईंधन है, गैस ईंधन है। बारी बारी से हम ईंधन के सभी पहलुओं का अध्ययन करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमने इन तीनों ईंधनों का प्रकार देख लिया। और अब तीनों ईंधन पढ़ने के बाद में एक क्वेश्चन आपके लिए ये है कि इनमें से कौन सा ऐसा ईंधन है जो सबसे ज्यादा अच्छा होता है। तो अगर इसके आंसर की बात करें तो सबसे बेस्ट जो ईंधन है वो होता है गैस, क्योंकि गैसीय ईंधन का ऊष्मीय मान भी ज्यादा होता है और अवशिष्ट भी कम बचता है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो फिर आता है द्रव ईंधन और एंड में अगर हम बात करते हैं तो फिर आता है ठोस ईंधन। तो अगर हम अच्छे यानी उत्तम ईंधन की बात करें तो गैसीय ईंधन जो है सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया माना जाता है। अब आप इसका जो स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं ईंधन के कुछ अन्य पहलुओं की ओर।
चलिए, ईंधन क्या होता है, ईंधन के कौन कौन से प्रकार हैं, और जो है किस प्रकार से ईंधन जो है हमारे यूज में आता है। और एक हमने पढ़ा था, हाँ दहन, ठोस ईंधन, द्रव ईंधन, ईंधन के गुण, इन सभी को पढ़ने के बाद में अब हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो है दहन। तो दहन क्या होता है, देखिएगा, दहन हम सभी जानते हैं, अगर हम देशी भाषा में बोले, अगर हम किसी भी ईंधन को जलाते हैं तो जलाना ही क्या है, जब वो जलता है उसमें से अग्नि जो निकलती है तो वही एक दहन है। लेकिन अगर हम साइंस की लैंग्वेज में बात करें तो दहन क्या है, दहन एक रासायनिक क्रिया है, भाई रासायनिक क्रिया ही है। दूसरी बात ऊष्माक्षेपी है, यानी जब हम किसी भी, चाहे वो कोई सा भी फॉर्म हो, अगर हम किसी भी चीज को जलाते हैं तो उसमें से ऊष्मा बाहर निकलती है, वही तो ईंधन है, और उसी के फलस्वरूप दहन होता है। साथ में यह एक ऑक्सीकारक अभिक्रिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी भी पदार्थ का दहन असंभव है, जल ही नहीं सकता है। ऑक्सीजन जो है हर एक चीज को जलाने में सहायता करता है, वो खुद नहीं जलता है लेकिन हाँ सहायता करता है। आपने कभी देखा होगा, आप एक कैंडल लीजिए और जैसे ही उस कैंडल को आप जलाते हैं तो वो ऑक्सीजन हम चारों तरफ रहती है और वो जलना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप देखेंगे, कांच का गिलास लीजिएगा और उस कैंडल के ऊपर आप कांच के गिलास को रख दीजिएगा बिल्कुल अच्छे से जमीन को सटा के, तो थोड़ी देर बाद में आप देखेंगे कि जो लो है या जो कैंडल है वो बुझ जाएगी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो कैंडल है उसे क्या नहीं मिल पाई, उसे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल पाई। तो हम कह सकते हैं कि दहन में ऑक्सीकारक अभिक्रिया है, ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। अब बात आती है दहन के प्रकार, कि दहन के प्रकार हैं, बिल्कुल प्रकार हैं। तो दहन के मुख्य तौर पर 3 प्रकार हैं। पहला त्रिव दहन, जिसे हम बोल सकते हैं स्वतः दहन, और एक होता है आंशिक त्वरित दहन। तो देखिएगा, दहन के 3 प्रकार है। सबसे पहला जो दहन है वो है त्वरित दहन। जैसा कि इसके नाम में ही है, इसके नाम में ही आपको आंसर पता पड़ जाएगा, ऐसा दहन जो अपने आप हो जाए, जल्दी से, अपने आप नहीं जल्दी हो जाए, अपने आप तो स्वतः दहन होगा। त्वरित का मतलब होगा अतिशीघ्र। जब दहन की प्रक्रिया तीव्र गति से होती है, बहुत जल्दी से होती है, उसे बोलते हैं त्वरित दहन। जैसे माचिस का जलना, माचिस को आप हल्का सा रगड़ घर्षण देंगे माचिस के रैपर पर तो वो त्वरित रूप से जल जाएगी। दूसरी अगर हम बात करते हैं पटाखे का जलना, पास में आप हल्की सी चिंगारी भी देंगे तो पटाखे तीव्र गति से जलेंगे और बम विस्फोट, ये सभी त्वरित दहन में आते हैं। आप सभी इसके बारे में जानते हैं। तो त्वरित दहन वो होता है जिसमें क्या होता है, दहन की प्रक्रिया अतिशीघ्र यानी तीव्र गति से संपन्न हो जाए। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलते हैं हम दहन के अन्य प्रकारों की तरफ। ठीक है, अब जब हमने त्वरित दहन पढ़ लिया था, उसी श्रृंखला में एक दहन और है और वो है मंद दहन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब दहन की प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, अब ये हम सब जानते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया कि मंद दहन का एग्जाम्पल क्या है, या फिर आपको जो भी हम एक दहन और पढ़ लेंगे तो कुल मिला के 3 प्रकार के दहन हो जाएंगे। उनमें से आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा दहन है जो मंद दहन के अंतर्गत आता है। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है जीवधारियों में श्वसन की जो प्रक्रिया होती है। जीवधारियों में श्वसन की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया क्या है, ये मंद दहन का एग्जाम्पल है। कोई भी जीव, चाहे प्राणी हो, जीव जंतु हो या हम जो भी है, अगर हम जब सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में भी सांस के द्वारा चीजों का विघटन होता है, पदार्थों का विघटन होता है। और आपसे क्वेश्चन है, आप मुझे ये बताएंगे कि दहन कौन सी क्रिया है, उपचय या अपचय। जो भी आंसर है आप लिख के बताएं कमेंट बॉक्स में। और उपचय या अपचय क्या होता है, हालांकि यह हम श्वसन नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं आपको हल्के तौर पर ईंधन के अंतर्गत ये बताना चाहती हूँ
कि श्वसन क्या है, एक मंद प्रक्रिया है, धीरे धीरे जो है श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, विभिन्न चीजों का शरीर में विघटन होता है, उसी के परिणाम स्वरूप जो है हम श्वसन ले पाते हैं। इसी वजह से अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो जनरली हमेशा लगता है कि मंद दहन किसी बर्निंग की ही बात चल रही है, तो हम पटाखे या फिर लकड़ी का धीरे धीरे जलना लगा देते हैं, लेकिन इसका आंसर एकमात्र एक ही आंसर है और वो है जीवधारियों में श्वसन। इसको आप इंपॉर्टेंट करके लर्न कर लीजिएगा। ऑप्शन में आएगा जीवधारियों में श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मंद दहन। ओके, चलते हैं आगे। अब तीसरा जो दहन है वो है स्वतः दहन। जब दहन स्वतः हो जाए, यानी अपने आप ही ऐसे पदार्थ जो जलने लग जाएं, जिसमें अग्नि प्रज्वलित हो जाए, उन्हें हम कहते हैं स्वतः दहन। इसके एग्जाम्पल आप सभी लोगों ने फास्फोरस का नाम सुना होगा। फास्फोरस अपने आप ही आग पकड़ लेता है, इसी वजह से फास्फोरस वाइट कलर का होता है और उसे पानी में डुबोकर रखा जाता है। ध्यान रखिएगा, पानी में डुबोकर रखा जाता है और फास्फोरस अपने आप दहन पकड़ लेता है या अपने आप ही दहन हो जाता है, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल तो हो जाएगा फास्फोरस। दूसरा, जंगल में लगने वाली आग। जब जंगल में वैसे क्वेश्चन पूछा गया, इसके दो क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये, जंगल में लगने वाली आग किस प्रकार के दहन का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन इस प्रकार आता है तो आप बताएंगे स्वतः दहन। या फिर एक क्वेश्चन इसका यही पूछा जा चुका है कि जंगल में आग किस वजह से लगती है। ऑप्शन जो भी थे मैं आपको सीधा ही इसका आंसर बता देती हूँ, घर्षण की वजह से। टहनियों में, पत्तों में जब घर्षण होता है और इस वजह से, घर्षण की वजह से जो है स्वतः ही जंगल में आग लग जाती है, मीथेन गैस की उपस्थिति भी रहती है। तो जंगल में लगने वाली आग जो है वैसे मुख्य तौर पर स्वतः दहन, अगर दहन की बात करें तो स्वतः दहन का एग्जाम्पल है। आई थिंक आपको दहन के बारे में समझ में आ गया होगा। 3 प्रकार के दहन पढ़ लिए। दहन क्या था, एक एक चीज को आप ध्यान रखेंगे कि दहन जो है क्या है, एक रासायनिक, ऊष्माक्षेपी और ऑक्सीकारक अभिक्रिया है। और 3 प्रकार के दहन है वो अभी मैंने आपको समझा दिए हैं। इस वाली जो पॉइंट है मंद और स्वतः दहन, इसका भी आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे चलते हैं हम जो है ईंधन में कुछ अगले जो है टॉपिक की तरफ। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए, अब दहन होने के बाद में, हाँ जी, दहन हमने पढ़ लिए हैं। ओके, अब दहन से पहले एक वर्ड और एक टर्म और है, वो है ज्वाला। जब भी किसी पदार्थ का दहन होता है तो वाष्पित होने की वजह से, जब वो चीज वाष्पित होती है, द्रव अवस्था में आती है, तो उसमें आपको लो दिखाई देती है, ज्वाला दिखाई देती है। और वो ज्वाला 3 प्रकार की होती है। देखिएगा, जलने पर जब पदार्थ वाष्पित होते हैं तो ज्वाला का निर्माण करते हैं और इस ज्वाला के भी 3 भाग हैं। 3 भाग यानी आपको ज्वाला 3 रंग में दिखाई देगी। आपने कभी देखा है जब आप घर में गैस ऑन करते हैं तो जो ज्वाला होती है, जिस बर्तन जब हम रखते हैं उसके नीचे जो ज्वाला होती है वो 3 रंग में आपको दिखाई देती है। तो पहला रंग है कौन सा, नीला। अब अगर आपको नीला रंग दिखाई देता है जलने में, इसका मतलब आपका ईंधन प्योर है, बाह्य भाग होता है और आपके ईंधन का पूर्ण दहन हो रहा है। लेकिन अगर आपको कभी आपने देखा होगा जब सिलेंडर अंतिम स्टेज पे होता है, सिलेंडर खत्म होने वाला होता है, तो उस समय पीली और लाल प्रकार की अग्नि जो है प्रज्वलित होती है, इस प्रकार का रंग दिखाई देता है। इसका अर्थ होता है कि आंशिक दहन है, यानी पूर्ण तरीके से जो है हमारी गैस या जो ईंधन है वो जल नहीं पा रहा है, उसमें कुछ अशुद्धि है और इस वजह से इस प्रकार की लो दिखाई देती है। और तीसरा जो काला काला आपने देखा होगा, कई बर्तन काले हो जाते हैं, गैस पर भी रखने के बाद बर्तन काले हो जाते हैं, इसका मतलब हमारा जो ईंधन है वो प्योर नहीं है, उसका पूर्ण दहन नहीं हो रहा है। तो ये सबसे कम गर्म भाग होता है अगर बर्तन काला होने लग जाए। तो एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन 1 था और 2-3 जो ऑप्शन थे। तो क्वेश्चन ये था कि बताएं कि पूर्ण दहन में
किस प्रकार की ज्वाला दिखाई देती है? ऑप्शन में लाल पीला था, नीला था और एक था काला। तो काला तो ठीक है नहीं होता है, लेकिन सभी को लगता है कि अग्नि का रंग होता है लाल और पीला, तो अधिकतर बच्चों ने इसका आंसर लगाया लाल और पीला, लेकिन सही जो आंसर है वो है नीला। तो नीला जो भाग है इसका मतलब है हमारी जो सिलेंडर है या हमारा जो ईंधन है, जिस भी रूप में आप ईंधन का यूज ले रहे हो, चाहे वो सिलेंडर के रूप में एलपीजी है या फिर गोबर के उपले हैं, कोयला है, जो भी आप फॉर्म में यूज ले रहे हो, अगर नीले रंग का लो आपको दिखाई देती है, नीले रंग की ज्वाला दिखाई देती है, इसका मतलब जो है पूर्ण रूप से क्या हो रहा है? दहन हो रहा है। चलिए ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम चलते हैं आगे नेक्स्ट टर्म की तरफ। लीजिए अब है महत्वपूर्ण ईंधन। अब हम कुछ महत्वपूर्ण ईंधन के बारे में पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण ईंधन में कुछ टाइप है, जैसे पहला है जीवाश्म ईंधन। विभिन्न प्रकार के जीवाश्म जीवों के अंशों से जो ईंधन बनता है उसे हम बोलते हैं जीवाश्म ईंधन। बायोमास ईंधन, बायोगैस होती है, एक होती है बायोमास, तो ये मैं अभी आपको बताऊंगी आगे। दूसरा मानव निर्मित ईंधन, और थर्ड मानव निर्मित, और फोर्थ है एटॉमिक फ्यूल। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं मानव निर्मित ईंधन। देखिए यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखाई देंगे। मानव निर्मित ईंधन में सबसे पहला जो ईंधन है वो है वाटर गैस। गौर से पढ़िएगा, मैं आपको इसका ट्रिक भी समझा दूंगी ताकि आप इसे अच्छे से लर्न कर पाए। देखिए वाटर गैस ये मानव निर्मित ईंधन का एक प्रकार है और इसे भाप अंगार गैस भी कहते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। वाटर गैस को ही भाप अंगार गैस कहते हैं। कैसे याद करना है? देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में आप लर्न कीजिएगा। वाटर पानी, पानी को जब हम गर्म करते हैं तो वहीं से क्या निकलती है? भाप निकलती है ना। तो जब हम पानी को गर्म करते हैं तो भाप निकलती है, इसी वजह से वाटर गैस को हम भाप अंगार गैस भी कहते हैं। इस गैस में मुख्य तत्व क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। 50% तो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और 45% होता है हाइड्रोजन। रिमेनिंग जो 5% है वो अन्य प्रकार के मीथेन और जो भी अन्य प्रकार की गैसें हैं वो सभी का मिश्रण होता है, लेकिन मुख्य तौर पर ये दो ही गैसें पूछी जाती है। इसकी क्षमता होती है 2500 से 2800। क्षमता आप याद कीजिएगा, क्योंकि आने वाली जो हम दो गैसें और पढ़ेंगे उन सभी में सबसे ज्यादा क्षमता या ऊष्मीय मान की अगर हम बात करें तो वाटर गैस का ही होता है। अब इसे याद कैसे करें? तो एक बात ध्यान रखिएगा, आप अभी वाटर गैस पढ़ेंगे, आने वाली और भी गैसें पढ़ेंगे, तो आपको याद कैसे करना है? तो देखिएगा सभी गैसों में कार्बन मोनोऑक्साइड तो होता है, CO तो होता ही है सभी गैस में, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड सभी में होता है। लेकिन साथ में अगर नाइट्रोजन हो तो वो अलग गैस है, हाइड्रोजन है तो अलग गैस है। तो देखिए वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, तो हाइड्रोजन वाटर में होता है ना, इसी वजह से अगर आपके एग्जाम में आता है तो थोड़ा आप सोचिएगा कि वाटर का फॉर्मूला होता है H2O और H का मतलब होता है हाइड्रोजन के दो अणु। तो ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन ऑटोमेटिक होगा, इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अगर हाइड्रोजन होता है तो गैस कौन सी है? वाटर गैस। और पानी, देखो एक तो आप जलती हुई लो में अपनी उंगली लगाइएगा तो आपको इतना ज़्यादा जलन का अनुभव नहीं होगा, लेकिन अगर आप भाप से जलते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा जलन का अनुभव होगा। यानी पानी से बनने वाली भाप का ऊष्मीय मान सबसे ज़्यादा होता है, इसी वजह से हम कह सकते हैं कि वाटर गैस का ऊष्मीय मान सबसे ज़्यादा होता है। आप 2500 से 2800 किलो कैलोरी पर केजी याद करें तो बढ़िया है, ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आया है, लेकिन हाँ क्वेश्चन ये जरूर पूछा है कि सबसे ज्यादा ऊष्मीय मान निम्नलिखित में से कौन सी गैस का होता है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगली गैस की तरफ। अब दूसरी जो गैस है वो है प्रोड्यूसर गैस। देखिएगा इसे वायु अंगार गैस कहते हैं। वाटर से निकलती है भाप, इसलिए हमने उसे कहा भाप अंगार गैस। और अगर हम बात करते हैं प्रोड्यूसर गैस की तो इसे वायु अंगार गैस कहते हैं। लर्न कैसे करेंगे? अभी देखिएगा
बहुत ज़्यादा जो व्हीकल हैं, बहुत ज़्यादा ईंधन, बहुत ज़्यादा हवा में पॉल्यूशन जो है प्रोड्यूस करते हैं, तो प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं, वायु में जो है मुख्य तौर पर अन्य प्रकार की गैसों को प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो प्रोड्यूसर जो गैस है उसका एग्जाम्पल, उसका जो हिंदी जो मीनिंग है वो है वायु अंगार गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मुख्य तौर पर ये दोनों गैसें ही एग्जाम में पूछी जाती है, कंफ्यूजन हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा दोनों ही, चाहे वाटर गैस हो या फिर प्रोड्यूसर गैस हो, दोनों में ही कार्बन मोनोऑक्साइड का अंश रहता है। साथ में अगर बात करते हैं तो वाटर के फॉर्मूले में H2O हाइड्रोजन आता है, इसीलिए उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ है हाइड्रोजन, जबकि प्रोड्यूसर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ नाइट्रोजन होता है। तो कहा क्या जो है खतरनाक गैस वायुमंडल में प्रोड्यूस कर दिया जाए, तो आपने क्या आंसर दिया, नहीं, नो। तो N से नहीं से बन जाएगा नाइट्रोजन। क्या खराब हानिकारक गैसों को हमारी शुद्ध वायु में मिला दिया जाए, प्रोड्यूस कर दिया जाए, तो आपने इसका आंसर दिया नो, बिल्कुल ऐसा मत करना। तो N का मतलब हमारा आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। 65% नाइट्रोजन है, 32% कार्बन मोनोऑक्साइड है और रिमेनिंग जो पार्ट है वो अन्य प्रकार की गैसों का मिश्रण होता है। इसका मान है 1100 से 1700 किलो कैलोरी पर केजी, इसका मान है। यानी हम कह सकते हैं कि वाटर गैस का ऊष्मीयमान सबसे ज्यादा होता है। तीसरे नंबर की अगर हम गैस की बात करते हैं, कोल गैस है, रंगहीन और तीक्ष्ण गंध वाली गैस होती है, इसमें हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड सभी कुछ होता है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप याद कर लीजिएगा। मुख्य तौर पर दो ही गैसों में कन्फ्यूजन होता है और क्वेश्चन इसी प्रकार होता है कि प्रोड्यूसर गैस और हाइड्रोजन गैस वाटर गैस, दोनों में से किसका ऊष्मीयमान ज्यादा होता है, ये आंसर आप याद रखिएगा। और दूसरी बात आपको ये भी ध्यान रखना है कि दोनों प्रकार की जो गैस है उनमें किस किस चीज का मिश्रण होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों ही गैस में होती है, लेकिन अगर नाइट्रोजन की बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड से तो वो होती है प्रोड्यूसर गैस में, और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन की बात करें तो वो होती है वाटर गैस में। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब हम बात कर लेते हैं विभिन्न प्रकार के ऊष्मीयमान। देखिएगा, ऊष्मा को मापने के लिए दो प्रकार के मात्रक मुख्य तौर पर होता है, एक होता है जूल, एक होता है कैलोरी। ऐसा ही मात्रक जूल है और सीजीएस मात्रक क्या है, कैलोरी। अब ऊष्मीयमान किलो जूल पर केजी में व्यक्त किया जाता है। विभिन्न प्रकार के मैंने यहाँ पर कुछ ईंधन लिखे हैं और उनका ऊष्मीयमान कितना है, आइए हम अध्ययन करते हैं। गोबर के उपले की बात करते हैं तो गोबर के उपले का ऊष्मीयमान है 6000 से 8000 किलो जूल पर केजी। मैंने यहाँ पर यूनिट यहाँ बता दी है, आप इस यूनिट के साथ ही से याद कीजिएगा। लकड़ी का होता है 17000 से 22000 किलो जूल पर केजी। कोयले का देखिएगा लकड़ी से भी ज्यादा होता है, 25000 से 34000 किलो जूल पर केजी। पेट्रोल, केरोसिन, डीजल का 45000 होता है। सीएनजी और मीथेन गैस, ध्यान रखिएगा, सीएनजी और मीथेन गैस जो है इनका लगभग जो ऊष्मीयमान है वो 50000 किलो जूल पर केजी होता है। एलपीजी जो कि हमारे घर में आती है, हमें इसका तो याद रखना ही है, 55000 से 60 के बीच में, 60000 के बीच में किलो जूल पर केजी के रूप में इसका ऊष्मीयमान होता है। और हाइड्रोजन, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, 1.5 लाख किलो जूल पर केजी इसका ऊष्मीयमान होता है। तो हमारे लिए याद करने की बात यह है कि सबसे ज्यादा ऊष्मीयमान किस ईंधन का होता है, तो आपको बताना है हाइड्रोजन। इसका नाम ही हाई है तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा हाई ऊष्मीयमान लिए हुए है, इसीलिए 1.5 लाख इसकी आप यूनिट भी याद करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए ये सब होने के बाद में अब अगला जो ईंधन है वो है जीवाश्म ईंधन। तो अभी हमने पढ़े मानव निर्मित ईंधन और अब जीवाश्म ईंधन, जिसमें डीजल है, केरोसिन है, पेट्रोल है, कोयला है, और भी हम पढ़ेंगे। तो ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप ये सभी के सभी जो टॉपिक हैं जो मैंने आपको पढ़ाया है, इन सभी को कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा।
कुछ भी अगर आपको समझ में यहाँ तक के पोर्शन में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ लीजिएगा और अगले वीडियो में हम ईंधन वाला पार्ट पूरा कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।